असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के बोडो आदिवासी कछारी आदिवासियों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। इन आदिवासियों से मिलने के क्रम में हम गुवाहाटी से रंगिया होते हुए बक्सा जिले के गांवों में पहुंचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। आजकल हम मैं भी भारत कार्यक्रम में असम के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बक्सा ज़िले के एक गांव में हैं और यहां पर हम बात करेंगे बोडो आदिवासियों की, जानने की कोशिश करेंगे उनकी संस्कृति, उनके जीने का अंदाज। बोडो गांवों में बांस और मिट्टी से बने घर हैं, लेकिन घरों में साफ सफाई खूब है। परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी बेहद अहम है, या यूं कह सकते हैं कि बोडो समाज में महिलाओं को ज्यादा काम करना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के लिए खाना जुटाना। इसके लिए महिलाएं मछली और केकड़े पकड़ती हैं और कई तरह का साग जुटाती हैं। इसके अलावा महिलाएं कपड़ा बुनती हैं। बोडो महिला जो दखना पहनती हैं वो घर पर ही बुना जाता है। इसके अलावा परिवार की महिलाएं कोशिश करती हैं कि बाकी कामों से समय निकालकर कुछ ज्यादा कपड़ा बुन लिया जाए। इस कपड़े को साप्ताहिक हाट में बेचकर परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा जुटाया जाता है। हालांकि हाथ से बुने इस कपड़े की मांग अभी भी स्थानीय है और इससे परिवार चलाने लायक कमाई नहीं हो पाती है। हमारा औरतें हैं, उन लोग बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें फिगारी रियरिंग में भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल जो है वो है खेती है हमारा मेन, तो उसी के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा ये खेती के अलावा भी हम वही कपड़े बनने का ही वही एक साधन होता है जिसके ज़रिए रोज़गार आ जाते हैं। जो प्रोडक्शन होता है ये कपड़ा वो सही ढंग से मार्केट पकड़ नहीं सका, मतलब उसका जो सही प्राइस मिलना है वो नहीं आ रहा। साप्ताहिक हाट में बोडो महिलाएं हाथ से बुने कपड़े के अलावा साग सब्जियां भी लाती हैं। बोडो पुरुष आमतौर पर खेती करते हैं। वैसे खेतों में भी महिलाओं का काम कम नहीं है। धान रोपने की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की ही होती है। इसके अलावा हल जोतने वाले पुरुषों के लिए खाना लाना भी उन्हीं के काम में शामिल है। जनगणना आंकड़ों के हिसाब से 70% से ज्यादा बोडो आदिवासी खेती किसानी ही करते हैं। वैसे कामकाजी आबादी की औसत की बात करें तो असम की कामकाजी आदिवासियों की आबादी राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी आर्थिक स्तर के मामले में बोडो आदिवासियों की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह सिंचाई के साधनों की कमी है। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2012-2013 में काउंसिल के 4 जिलों में सिंचित भूमि बढ़ने की बजाय कम हुई है। 2011-2012 में कोकराझार जिले में कुल सिंचित भूमि थी 13,378 हेक्टेयर, जबकि 2012-2013 में ये घटकर 6,578 रह गई। चिरांग जिले में 2011-2012 में 7,478 हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, लेकिन 2013-2014 में ये घटकर 5,646 रह गई।
बक्सा में भी सिंचित जमीन में करीब 3000 हेक्टेयर की कमी आई। एकमात्र उदालगुड़ी जिले में सिंचित जमीन बढ़ी है। उदालगुड़ी जिले में 2011-2012 में कुल 24,364 हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, जिसमें वर्ष 2013-2014 में बढ़ोतरी हुई और कुल सिंचित भूमि हुई 27,830 हेक्टेयर। हमारा यहाँ का जितना भी बोडो लोग है, इससे 80% हम तो खेती के ऊपर ही खाता है। तो यहाँ खेती करने का टाइम में जो हमको जैसे पानी सानी मिलना था, उस टाइम ठीक टाइम से कभी नहीं मिलता है। बोडो आदिवासी इलाकों में बोडो माध्यम में पढ़ाई के लिए कई स्कूल हैं। इन स्कूलों में बोडो आदिवासी छात्रों को असमिया या बोडो भाषा में से कोई भी भाषा चुनने का विकल्प मिलता है, लेकिन साक्षरता और उच्च शिक्षा दोनों ही मामलों में बोडो आदिवासी काफी पिछड़े हुए हैं। आदिवासी लोगों का जो गार्जियंस है, उन लोगों का जो पढ़ाई में जो ध्यान जितना भी देना चाहिए, तो इसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा जो पढ़ाई की जो वैल्यू, जो उसको समान मर्यादा जो देना जो चाहते हैं, लेकिन हम लोग का जो आदिवासी का जो गार्जियंस ने इसको ज़्यादातर पसंद नहीं करता है। बोडो आदिवासियों में कुल साक्षरता दर 61% के आसपास है, जबकि 2% से भी कम छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। बोडो आदिवासियों में पुरुषों की तुलना में साक्षरता दर बेहद कम है। पुरुषों में ये दर 71% बताई जाती है, तो महिलाओं में मात्र 51% है। बोडो आदिवासियों में स्कूलों से ड्रॉप आउट रेट भी काफी ऊंची है। देश के आदिवासियों के बारे में आमतौर पर यह धारणा पाई जाती है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर वो पढ़ाई की कीमत को समझते नहीं हैं। लेकिन ये धारणा बनाने वाले एक अहम तथ्य को भूल जाते हैं कि ज़्यादातर आदिवासियों की भाषा की अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बोडो आदिवासियों की बात करें तो 1963 में पहली बार बोडो भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट असमिया थी। 1974 में उसकी स्क्रिप्ट रोमन करने की मांग की गई और उसके बाद अब देवनागरी में बोडो भाषा लिखी और पढ़ाई जाती है। लेकिन सामाजिक ताने बाने, मान्यताओं और परंपराओं के मामले में बोडो समाज एक समृद्ध समाज है। बोडो गांवों में घर बेशक कच्चे हैं, लेकिन एक खास वास्तुकला का पालन इन मकानों को बनाने में किया जाता है। घर के मुखिया का कमरा, रसोई घर और पूजा की जगह, सबकी दिशा और स्थान का ध्यान रखा जाता है। जो ध्यान रखने का भोरल फुट नाइटो नॉर्थ ईस्ट कोना में होता है। और ये हमारा जो पूजा है ब्रह्मो या बाथो, वो बोली प्रथा ही हो या ये फूल प्रसाद का ही हो, ब्रह्मो का भी हो, वो भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा का स्थल, प्लेस, पूजा करने का प्लेस। और जो नॉर्थ साइड में घर का हेड जो है वो रहता है। नॉर्थ का घर है, नॉर्थ ईस्ट कोना में ये पूजा का घर का अंदर का पूजा का स्थल होता है। ये माइनाव बोलता है हम, लुक्की को यहाँ रखता है हम। लुक्की मीन्स ये लीजिए कि हमारा चावल वो रखने वाला वहाँ है। और यहाँ दूसरा आदमी को ढूंढने नहीं देता है। घर का जो हेड है वो ही वो जा सकते हैं। और ऐसा ही कोई मेहमान आए तो ये पश्चिम का घर में बैठने को देता है, छोड़ने को देता है। और कोई है तो यहाँ दक्षिण का घर में, फूप का घर में ऐसा है, जो दक्षिण का घर में जो घर का काम करने वाला सार्वेंट जो बोलता है, उन लोग को रखता है पहले। धार्मिक मान्यताओं के मामले में बोडो आदिवासियों में परंपरागत बाथो पूजा पद्धति है। दरअसल बोडो प्रकृति की ही पूजा करते हैं। बोडो गांवों में बाथो मंदिर भी हैं, जहां खास मौकों पर समाज के सभी लोग जमा होते हैं। लेकिन सभी बोडो घरों में पूजा स्थल पाया जाता है।
बाथौ पूजा में दारू खाना और ये बुली देने के बाद इसका मांस खाना वो उन लोग का नियम है बुली प्रथा में। लेकिन फूल प्रसाद में ऐसा नहीं है। लेकिन ये पूजा का टाइम में खेराई जो जिसको बोलता है खेराई होता है, बाथौ में खेराई होता है, इकट्ठा होके गाँव का, वहाँ उन लोगों का भी दारू खाता है। फूल प्रसाद से किया है पूजा, लेकिन खाना वो लोग भी दारू खाता है। लेकिन हमारा ब्रह्म में ऐसा नहीं है। बोडो जनजाति के एक बड़े हिस्से में ब्रह्मा विधि से भी पूजा होती है, जो मोटे तौर पर हिंदू धर्म की पूजा पद्धति है। 20वीं सदी के शुरू में सामाजिक धार्मिक नेता कालीचरण ब्रह्मा ने बोडो आदिवासियों में इस पूजा पद्धति की शुरुआत की। ब्रह्मों का जोगा होता है। हमारा ब्रह्मो यहाँ परमहंसों से, स्वामी परमहंसों से लाके एक हमारा सोशल वर्कर एक हमारा था, ये कालीचरण गुरुदेव वो लाया है। वो ब्रह्मो जोगाहुति से पूजा होता है। बाथो और ब्रह्मा दोनों ही पद्धतियों को मानने वालों में शादी ब्याह होते हैं। बाथो का लड़की ब्रह्मो में भी ला सकते हैं, ब्रह्मो का लड़की बाथो में भी ले सकते हैं जी। हाँ, लेकिन ऐसा होता है, अगर मेरा लड़की है तो मैं बाथो को दिया, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, बाथो पूजा से मैं शादी नहीं दूंगा, मैं ब्रह्मा मेरा बेटे है जो मैं ब्रह्मा से ही मेरा घर में पूजा करके शादी करके दे दूंगा, ऐसा होता है जी। और वो लोग फिर लेके अपना घर में बाथो में पूजा करके वो शादी करके देता है। ब्रह्मा और बाथो पूजा पद्धति को समझने के बाद हमारी बड़ी इच्छा थी कि कोई बोडो शादी देखने का हमें मौका मिल जाए। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि गांव के एक सम्मानित परिवार ने हमें शादी में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। हालांकि शाम को भारी बारिश थी, लेकिन इस निमंत्रण को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सो हम इस शादी में शामिल होने पहुंच गए। ये शादी बाथो विधि से हो रही थी। शादी में दुल्हन बोडो की परंपरागत ड्रेस दक्कना के ऊपर चुनरी पहनती है। इन आदिवासियों में दुल्हन पर्दा नहीं करती है। वहीं दुल्हा गमछा पहनता है। दूल्हे का सबसे नजदीकी दोस्त भी बिल्कुल दूल्हे की तरह ही तैयार होता है। और जब दुल्हा दुल्हन मंडप में साथ बैठते हैं तो दूल्हे का मित्र भी दूल्हे के एकदम साथ में रहता है। ये शादियां बिना किसी बनावट या दिखावे के बहुत ही सादगी से संपन्न होती हैं और सारे समुदाय के लोग मिलकर इन परिवारों की मदद करते हैं शादी में और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं।
देर रात बोडो शादी से हमने विदा ली और अगली सुबह हम निकल पड़े एक और बोडो जनजाति के गांव। यहाँ हमारी मुलाकात बोडो साहित्य सभा के कुछ कलाकारों से तय थी और इन कलाकारों ने हमें बताया बोडो नृत्यों के बारे में। बोडो आदिवासियों में अलग अलग त्योहारों और अवसरों के लिए कई नृत्य हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय है बागरोबा। कई वाद्यों के संगीत और गीत पर यह नृत्य होता है। इसके अलावा भी बोडो आदिवासियों के कई मशहूर नृत्य हैं। लेकिन समृद्ध संस्कृति के मालिक बोडो आदिवासियों के लिए आधुनिक दुनिया में कई बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटे बिना अगर उन्हें कथित मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तो जाहिर है उनका स्थान इस मुख्य धारा में शायद सबसे निचले पायदान पर ही होगा। यहाँ का बुनकरों का इतना नॉलेज भी नहीं है। इन लोग का पास मार्केट इंटेलिजेंसी जो होना चाहिए वो भी बहुत कमी है। इन लोग को इतना मतलब जानकारी देने के लिए भी मतलब हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से भी अप्रोच होना चाहिए। बोडो इलाके में हम लोग कई दिन से घूम रहे हैं। जिस भी गांव में जाते हैं बोडो महिलाएं कपड़ा बुनने में, जैसा हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, बहुत माहिर हैं। लेकिन ये भी बात है कि उनको जो मार्केट जिस तरह का मिलना चाहिए शायद वो मार्केट अभी तक उनको नहीं मिला। हाँ, वो तो सही बात है। इनको जैसे मार्केट का साथ टाई अप होना चाहिए और वो टाई अप पहले हुआ नहीं था। आपको मालूम है जब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म हुआ और उसमें से जैसे 39 डिपार्टमेंट्स अभी काउंसिल का पास मतलब हैंडओवर हो गया। ये हैंडलूम एंड टेक्सटाइल और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट भी अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अंडर आ गया। आने का बाद में ब्राफेड का फॉर्मेशन हुआ। ब्राफेड जब फॉर्मेशन हुआ अभी वीवर बुनकर और आर्टिजन को मतलब ये जो मार्केटिंग सपोर्ट देने का ज़रूरी है वो सपोर्ट अभी ब्राफेड ने दे रहा है। ब्राफेड ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल गुवाहाटी दिल्ली में भी अभी अपना एम्पोरियम जिसको R9 नाम दिया गया हुआ है वो एम्पोरियम खुला हुआ है। उसी से जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया का मतलब बुनकरों ने जो कपड़ा बिनता है, जो आर्टिजन ने जैसा कैन एंड बेम्बो वुड क्राफ्ट काफ़ी मतलब तरह का हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाता है, वो हम लोग बिकने के लिए व्यवस्था लेता है। इसमें और एक मतलब ये क्या था, पहले मार्केटिंग का जो टाई अप रखना चाहिए वो टाई अप का बारे में इनका यहाँ का बुनकरों का इतना नॉलेज भी नहीं है। इन लोग का पास मार्केट इंटेलिजेंसी जो होना चाहिए वो भी बहुत कमी है। इन लोग को इतना मतलब जानकारी देने के लिए भी मतलब हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से भी अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में लिटरेसी की बात करें या एक्सेस की भी बात करें मार्केट को, वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, इतनी एक्सेस नहीं है, तो वो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी या जो यहाँ प्रशासन चलाती है BTC जिसको आप बोलते हैं उसको लेनी पड़ेगी। लेकिन एक और चीज़ है कि जो एक स्किल है मतलब अगर बोडो आदिवासियों के में स्किल की अगर बात करें, खेती के अलावा महिलाओं में ये एक स्किल है जो रोज़गार का एक बड़ा साधन बन सकता है यहाँ पर। लेकिन अभी भी उस लेवल पर इसको इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप नहीं किया गया है। हाँ, ये इसके लिए मतलब 2-3 मतलब मेजर फैक्टर है। ये जो हैंडलूम मतलब आप तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया में बोरो एरिया में आप बोल रहे हो, देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये जो इंडस्ट्री जो है ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, बेसिकली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है और ये स्कैटर्ड है चारों तरफ मतलब है, कोई मतलब ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनाइज होकर के मतलब रखा हुआ है।
अनऑर्गेनाइज्ड है बेसिकली। और इनका पास में जो नया टेक्नोलॉजी है, ये नया टेक्नोलॉजी का जानकारी का भी बहुत कमी है। न्यू टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी जो सब निकाला हुआ है, इन लोग का पास ट्रांसफ़र होकर के आया नहीं। इसके लिए इन लोग का पास में क्या है, ये सब यहाँ तो 1,83,000 का ऊपर में मतलब बुनकर है, और उसमें 90% लेडीज़ है, महिला लोग हैं, वो जो कपड़ा बनता है। तो नॉर्मली क्या होता है, सोसाइटीज़ में महिला को हम लोग मतलब इतना एक्सपोजर मिलता नहीं। और अभी क्या हुआ, जब इन लोग को कपड़ा जो बनाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो कपड़ा होता है, अपना घर में जितना फैमिली मेंबर है उनको मतलब जितना कपड़ा का जरूरी है वो तो बिनता है। अभी ग्रेजुअली ये लोग जो मार्केट का डिमांड है, अभी जैसा इन लोग का रीजनल मार्केट है या स्टेट का मार्केट है, इसका डिमांड का ऊपर करता है। अभी नेशनल मार्केट में भी इन लोग एंट्री किया। अभी जैसा आपको मैं आपका जरिए सबको बोलना चाहता हूँ, अभी ब्राफेट का जरिए इन लोग लास्ट ईयर 18 करोड़ 38 लाख का मतलब हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम ये लोग मार्केटिंग किया है। ब्राफेट का टोटल टर्नओवर उसमें कम से कम 4 करोड़ हो गया आपका एक्सपोर्ट। बाहर का देश में भी इनका एंडी कपड़ा जो है, एरी सिल्क, आप कोकराझार जाने से ब्रिटिश वो सब में देखेंगे, इसमें भी ये सब एरिया में भी आप खुद शायद देखा हुआ है एरी कपड़ा का कितना बनता है। जैसे ये एरिया तामुलपुर एरिया में भूटान का मार्केट के भूटानीज लोग जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा बिनाई किया जा रहा है। अभी इन ये सब जो हम बोल रहा है जो एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, वीवर्स का कंडीशन ठीक नहीं है, इनके लिए सफिशिएंट फंड भी होना, काउंसिल का जो हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उसका पास सफिशिएंट फंड ग्रांट भी मिलना ये ज़रूरी है। एक सेक्टर है हम लोग नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वीविंग। ये हैंडलूम वीविंग जो होता है इसमें सबसे और लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली एम्पावर करने, क्योंकि अभी लेडीज़ को भी एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है। लेकिन पार्लियामेंट में हम जब देखते हैं क्वेश्चन आवर में कई बार इस तरह के सवाल आते हैं। सरकार का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई जा रही हैं, उसके लिए बहुत सारा फंड्स है। तो आपको ये फंड्स का क्राइसिस क्यों है? क्या सेंटर से इस बारे में बात? नहीं, अभी तो वो पहले था। अभी ये 2 साल में काफ़ी मतलब चेंजेस आ रहा है। हाँ। क्यों आ रहा है? अभी ये जो जगह हम लोग जहाँ बैठा हुआ है, यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम खुद आया था, आलोक कुमार जी। तो आ करके वो खुद लूम वूम देख करके बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरियाज़ में अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का जो क्लस्टर हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट है, 4 हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फरवरी मार्च में सैंक्शन हुआ, लेकिन इलेक्शन के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हुआ। तो अभी इन लोग जो बुनकर है, अभी हम लोग 3,500 4 क्लस्टर हम लोग को सैंक्शन हो। कोकराझार में 1, बास्का, ये तामुलपुर एरिया में 1, और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट का 2, रोहटा ब्लॉक में 2 जगह पे वो क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर से मतलब अप्रूवल मिल गया, फाइनेंशियल सैंक्शन भी मिल गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़ोरदार हुआ, और इसी इम्प्लीमेंटेशन के कारण में आज जो आप लोग देख रहे हो ना, जो ऑस्ट्रेलिया का डिज़ाइनर आया, इंडियन का भी टॉप डिज़ाइनर आया, ये हुआ इसीलिए जो इसमें जो अभी जो ग्लोबल मार्केट है, निशी मार्केट है, उसका डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, क्योंकि एरी सिल्क और मुगा सिल्क में ये बोरो वीवर्स का एक सुनाम है। एक्सपर्ट दे आर वेरी स्किल फॉर वीविंग एरी जो सिल्क का कपड़ा होता है, स्टोल, शॉल। पहले जेंट्स और लेडीज़ का कपड़ा बनता था मतलब अपना कंजम्पशन के लिए। अभी एरी का प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा हो गया, उसका फैब्रिक भी बन गया, बहुत फैब्रिक बन गया। अभी जो ग्लोबल मार्केट में ग्रेजुअल डिमांड बढ़ गया। अभी इस साल आपको जान करके खुशी होगा जो FIO से, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ब्राफेट को 13-14 में बोरोलैंड से सबसे ज़्यादा
एक्सपोर्ट करने के लिए उसको मतलब ईस्टर्न रीजन में भी अवार्ड मिला है, 2 अवार्ड मिला है। तो रिकॉग्निशन ग्रेजुअली हो रहा है। ये 2 साल में काफ़ी चेंजेस भी आ रहा है। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का हैंडलूम डेवलपमेंट NERTPS का है, और मार्केटिंग के लिए भी इन लोग को जैसा एक्सपो, अभी हैंडलूम एक्सपो होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट होता है, तो स्पेशल नेशनल लेवल हैंडलूम एक्सपो होता है। वो सब में जो अपना अपना इंडिविजुअल बुनकर है जो कपड़ा बनाता है ना, वो कपड़ा मार्केट में सेल करने के लिए भी उनको लोग को सुविधा देने का मतलब व्यवस्था हो गया। तो उससे हम लोग मतलब इतना मतलब ये तो हम लोग का है गवर्नमेंट का मतलब ये एरिया में, ये एरिया तो अब पहले इतना ये नहीं हुआ था, एक्सपोजिशन जितना मिल रही है। और एक बात है, सोशली और इकोनॉमी के लिए ये सब एरिया में पहले बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आपको मालूम है, आपको घूम के मालूम हो गया, कुछ साल पहले इधर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी था। ये सब कारण था, इसीलिए जे इनको जैसा इकोनॉमिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, वो सब सपोर्ट मिला नहीं। तो हम लोग मतलब अभी गवर्नमेंट को भी ये सब बात अभी मालूम हो रहा है, लेकिन इसमें जो डेवलप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का BTC का भी इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोग का कोशिश अभी जारी है पूरा, जो इन लोग को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे किस प्रकार से दिया जाए। और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग का एक्टिविटीज़ है वो वी आर नाउ स्प्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।